morning, friends. Again, your PCOS, PCOD and fertility specialist, Dr. शबनम. मैं आपसे वापस लाइव जुड़ रही हूँ एक छोटे से सेशन के साथ जो कि जिसका टॉपिक है दैट इज द डाइट पैटर्न इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है डाइट किस तरीके से फॉलो करें और कैसे खाएं जिससे कि उनको दिक्कतें ना हो. खास करके फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. मैंने एक सेशन मॉर्निंग सिकनेस पे किया हुआ है. आप सब ने अगर वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाके प्लीज़ उस सेशन को ज़रूर फॉलो करें. वो सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको दिक्कत हो रही है वो जाकर मेरे यूट्यूब पे मॉर्निंग सिकनेस पे जो मैंने सेशन किया हुआ है उस चीज़ को फॉलो करें. अभी मैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की डाइट बताने आई हूँ क्योंकि वो सारे पेशेंट जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं अभी इनफर्टिलिटी पीसीओएस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद उन सबकी कुछ ना कुछ क्वेरी आती है और उन सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. यानी सारी प्रेग्नेंट लेडीज को प्रॉब्लम होती है. तो ये जो चीज़ें मैं आज बता रही हूँ वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीओएस या इनफर्टिलिटी से जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है. ये सारी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जिनको भी दिक्कत हो रही है और जिनको दिक्कत नहीं हो रही है वो सारे लोग भी इसको फॉलो करें क्योंकि अगर आप इस तरीके से फॉलो करके चलते हैं तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगी. तो स्टार्ट करते हैं कि आप एक प्रेगनेंसी में शुरू से आप क्या डाइट पैटर्न फॉलो करेंगे और किस तरीके से फॉलो करेंगे जिससे कि आपको कम से कम दिक्कत हो या आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े. मैंने हमेशा अपने सेशंस में अपने प्रेगनेंसी वाले जितने भी सेशंस किए मैंने उसमें हमेशा बोला है कि आप ऐसी कोई भी डाइट नहीं लीजिए जो आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है क्योंकि हमें एक मेडिसिन हमारी फिक्स है कि हाँ ये बेबी को फायदा पहुंचाएंगी तो वही मेडिसिन हम देते हैं. हमें ऐसे किसी भी चीज़ पे मजबूर मत कीजिए कि आपको हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़े. तो मैं दोस्तों मेडिसिन पे बहुत भरोसा नहीं करती हूँ स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हैं. तो कुछ भी ऐसी मेडिसिन हम नहीं देना चाहते हैं जब आप प्रेग्नेंट है कि वो बच्चे को नुकसान करे. तो बेहतर है कि अगर आपकी दिक्कत हो रही है प्रेगनेंसी में मोस्टली आपको दिक्कत के फॉर्म में मॉर्निंग सिकनेस होती है. मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही तो किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को गैस बन रही है, किसी को और दूसरी प्रॉब्लम हो रही है. तो उन सब पेशेंट्स के लिए आज ये सेशन मैं कर रही हूँ. पिछला भी मैंने एक सेशन किया था बट वो उसका वीडियो अच्छा थोड़ा सा नहीं हुआ था तो मैंने सोचा आज थोड़ा अच्छे से इस सेशन को कर लेती हूँ ताकि आप सबको पता चले कि प्रेगनेंसी में आपको खाना कैसे खाना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है. तो सबसे पहले आते हैं कि पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रेगनेंसी में आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है. तो ये ध्यान में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है क्योंकि ये मैं बार बार अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ बट वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं. अगर आपको भूख लग रही है तो भी आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है. यानी कि आपकी जो 3 मील है उसको आप 8 से 10 मील में डिवाइड कर लीजिए. यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. और दूसरी चीज़ मैंने पिछले सेशन में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन में भी मैं वापस से बोल रही हूँ कि प्रेगनेंसी में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्लो काम करता है. एक नॉर्मल वुमेन का डाइजेस्टिव सिस्टम और एक प्रेग्नेंट लेडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी फर्क आ जाता है. यानी कि आप मोटे तौर पे समझ सकती हैं कि वो बहुत स्लो काम करता है. तो अगर आप उस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत सारा खाना रख देंगी तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. यानी कि आप एक चक्की है जो पहले तो बहुत नॉर्मल तरीके से तेजी से घूम रही थी और पीस रही थी चीज़ों को, लेकिन अब वो चक्की उतनी तेजी से नहीं घूम रही है, बहुत स्लोली घूम रही. तो अगर आप पहले जैसा उस पर डाल देंगी तो वो नहीं घूमेगी. तो आपका अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ इसी तरीके से वर्क कर रहा है यानी कि स्लो काम कर रहा है. तो अगर आप इसके ऊपर एक साथ रख देंगी तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा. तो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी. यानी पेट में दर्द होगा, कभी इस तरफ होगा कभी उस तरफ होगा, वोमिटिंग सेंसेशन फील होगा, वोमिटिंग होगी. तो इससे होता क्या है कि प्रॉब्लम आपको होती हो और आप हमारे पास आते हो, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचता आपको दवाएं देने के अलावा. तो मैं कोशिश करती हूँ पेशेंट्स को समझाऊं और अगर समझाने के बाद भी आप हमारे पास दूसरी या तीसरी बार आते हो तो फिर हमें मजबूरी में आपको मेडिसिन देनी पड़ती है. तो इस बात का ध्यान रखिए कि पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले वर्क कर रहा था अभी प्रेगनेंसी में वो स्लो काम कर रहा है. तो आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है पहली चीज़. दूसरा क्या करना है कि आपको अपनी डाइट से ऑयली एंड फैटी चीज़ें निकालना है. फिर से ध्यान से सुनिए कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, एक साथ खाना नहीं खाना है. और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी डाइट से ऑयली एंड फैटी चीज़ें निकालनी है. यानी कि हमारी दादी और हमारी नानियाँ पहले ज़माने में क्या होता था कि
लेडी प्रेग्नेंट हुई नहीं कि बस लड्डू और बहुत सारी चीजें, मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, ये खाओ इससे बहुत ज्यादा तुम्हें एनर्जी मिलेगी, बच्चे को मिलेगी, तो ये गलत बात है। इससे होता क्या है कि आप बहुत एक्स्ट्रा वेट गेन कर लेते हैं, जो कि बाद में रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। और खास करके पीसीओएस या पीसीओडी पेशेंट्स को मैं ये बहुत जोर देकर रिकमेंड कर रही हूँ कि आप अपना वेट सिर्फ उतना ही गेन करें जितना प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। क्योंकि पीसीओएस में आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो भी आपके अंदर चांसेस होते हैं 15 to 20% अबॉर्शन के। तो इस अबॉर्शन के चांसेस को, आपका जो ये एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ वेट है वो आपके इस अबॉर्शन के चांसेस को और बढ़ा देता है। तो प्लीज प्लीज आप ये बहुत ज्यादा वेट गेन ना करें, क्योंकि आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए भी मुश्किल होगी। क्योंकि वेट गेन करना बहुत इजी होता है, बट उसको लूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो सारे लोग जिनका वेट बहुत ज्यादा हो गया है वो इस बात को समझ सकते हैं कि आपको वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रेगनेंसी में वेट गेन तो करना है, ये होता है, प्रेगनेंसी में वेट गेन होगा। बच्चे का वेट तो कितना गेन होगा, कितना वेट गेन होता है। अब बच्चे का वेट अगर आप मान लीजिए 2.5 से 3 किलो, मान लीजिए 3.5 किलो है, कुछ आपके लाइकर का वेट है, कुछ आपके प्लेसेंटा का वेट है, तो चलो मान लीजिए आप 6-7 किलो 8 किलो बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे लेडीज जो आती हैं वो पता चला कि 15 किलो 20 किलो 25 किलो ऐसे करके वेट गेन करती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप फॉल्टी डाइट ले रहे हो, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। तो अभी आज मैं इसी बात पे, इसी चीज पे जोर दे रही हूँ कि डाइट को आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस कुछ भी लेने लगे और उसको समझ लिया आपने कि हेल्दी डाइट है, ऐसा नहीं है। तो ऑयली और फैटी चीजें अपनी डाइट से निकालिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक हेल्दी डाइट में हम कैसे डाइट ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो या फिर आपकी अभी प्रेगनेंसी जस्ट हुई है और आपने अब अगर अपने डॉक्टर के पास अप्रोच किया, या आप मेरे पास, अगर आप में से जो भी मुझसे जुड़ रहे हो, मतलब मुझसे जुड़े हुए मेरे पेशेंट्स हो, तो आप जानते होंगे कि जैसे ही आप मेरे पास आते हो या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, गायनी के पास, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो या फिर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हो, तो आपको एक टैबलेट दी जाती है दैट इज फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड एक विटामिन B9 बोलते हैं उसको, विटामिन है एक, जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। एक होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला जो एरिया होता है वहां पे एक डिफेक्ट पाया जाता है कभी कभी किसी पेशेंट्स में, किसी नॉट पेशेंट्स, बेबी में। तो उस चीज को रोकने के लिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, जो कि जरूरी होता है बच्चे के लिए। तो ज्यादातर पेशेंट्स चूंकि हमारे पास आफ्टर प्रेगनेंसी आते हैं, तो उनको हम आफ्टर प्रेगनेंसी ही शुरू कर पाते हैं, यानी कि 1-1.5 महीने बाद शुरू कर पाते हैं। बट जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिनको हम इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीट कर रहे होते हैं, या जो हमारे पास प्री प्रेगनेंसी आ जाते हैं, प्रेगनेंसी से पहले आते हैं मशवरे के लिए कि हम प्लान करने जा रहे हैं, तो उनको हम फॉलिक एसिड शुरू कर देते हैं। तो क्यों शुरू कर देते हैं? रीजन यही है कि एक मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड जरूरी है। तो ये तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि फॉलिक एसिड की कौन सी टैबलेट लेनी है। बट आप क्या कर सकते हो, आपको समझना यह है कि आप फॉलिक एसिड के नेचुरल फॉर्म में कैसे, किन चीजों को रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे नेचुरल फॉर्म कुछ आपको जल्दी बताऊंगी, और अगर आप में से जो भी प्रेग्नेंट हो उसको नोट डाउन करो। इन चीजों को आपको लेना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपके बेबी के लिए है। और ये अगर आप नहीं लेते हो, इनकी शॉर्टेज होती है और आप ऑलरेडी सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपके बेबी में इसका इफेक्ट आ जाए, इसकी कमी का इफेक्ट आ जाए। तो ध्यान से आप ये चीजें सुनो कि फॉलिक एसिड किस में नेचुरल चीजों में आपको मिल सकता है। सबसे पहले आप आ जाओ, आप ऑरेंजेस में आपको फॉलिक एसिड मिल सकता है। स्ट्रॉबेरी इज अ गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। उसके बाद आप आ जाओ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद आप आ जाओ नट्स में फॉलिक एसिड मिलता है, देन बीन्स में फॉलिक एसिड मिलता है, देन कॉलीफ्लावर में एंड बीट्स में फॉलिक एसिड मिलता है। तो ये इन चीजों का सेवन आप बढ़ा दीजिए। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप नेचुरल चीजें स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर सकती हैं। तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको जरा भी शक है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने जा रहे हो, तो इन चीजों का सेवन आप बढ़ा दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आप नेचुरल चीजें क्या स्टार्ट कर सकते हो।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या ले सकते हो, ऑरेंजेस ले सकते हो, आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, देन आप नट्स ले सकते हो, देन आप बीन्स ले सकते हो, बीट्स ले सकते हो। तो ये इन चीजों में फॉलिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। तो आप, अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि आपको ये लेना है तो आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट नहीं लोगे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन मैंने ये जरूर कहा आपको कि अगर आप बाई चांस डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हो और आप प्लान करना स्टार्ट कर देते हो, तो एटलीस्ट इन चीजों का सेवन आप बढ़ा दीजिए, जिससे बच्चे में इस चीज की कमी ना आए और इस कमी से जो प्रॉब्लम होती है वो आपके बेबी में नहीं आए। तो पहला हो गया फॉलिक एसिड। दूसरा क्या है? दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। आपके लिए किस तरीके से जरूरी है, इसमें बहुत छोटी सी बात है जो आपको समझिए। देखिए, आपका यूट्रस बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है, लेकिन उस छोटे से यूट्रस को बहुत बड़ा होना होता है। यानी नेचर ने, यानी ऊपर वाले ने आपके यूट्रस को ये टेंडेंसी दी है कि एक छोटे से ऑर्गन में जब बेबी आता है तो वही यूट्रस फूल के एक बलून की तरह हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कि यूट्रस बड़ा होता है, इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वो चीज नहीं होगी और उसकी वजह से बेबी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो बच्चे के लिए जरूरी होता है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, और दूसरा यूट्रस जो होता है, यूट्रस की मसल्स के लिए भी जरूरी होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का सेवन भी आपको बढ़ाना होगा प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले तो प्रोटीन हम अपनी डाइट में डेली लेते हैं, दैट इज दाल। दाल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दाल तो हम सारे लोग लेते हैं। हमारी इंडियन डाइट जो है वो दाल के बिना पूरी नहीं होती, तो दाल इज अ वेरी गुड थिंग। तो दाल ले सकते हैं। जो लोग एग खाते हैं वो डेली एक एग का सेवन कर सकते हैं। जो चिकन खाते हैं वो डेली तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं ट्वाइस या थ्राइस अ वीक आप चिकन ले सकते हैं। तो योगर्ट ले सकते हैं। तो आप प्रोटीन का सेवन बढ़ाइए। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बोल रही हूँ, मैं पर्सनली शुरू के 3 महीना प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं देती हूँ, और मैं अपने पेशेंट्स को नहीं देती हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है, बट मैं उनको बोलती हूँ आप नेचुरली इन चीजों को रिप्लेस कीजिए। तो आप भी इन चीजों को ध्यान दीजिए कि अगर आप नेचुरली इन चीजों को रिप्लेस करते हैं, दैट विल बी अ गुड थिंग। तो आप प्रोटीन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको बढ़ाइए। तो शुरू के 3 महीना वो चीजें बढ़ाइए जो कि जरूरी हैं, ठीक है। तो प्रोटीन आपको लेना जरूरी है। तो मैं प्रोटीन शुरू के 3 महीने में आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको उसके सप्लीमेंट्स की बजाय आप उनको नेचुरल तरीके से लीजिए, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। तो फर्स्ट हो गया आपका फॉलिक एसिड, दूसरा हो गया आपका प्रोटीन, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम। तो कैल्शियम भी आप देखोगे कि ज्यादातर डॉक्टर्स आपको 3 मंथ्स के बाद देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कैल्शियम 3 मंथ्स के बाद मिल रहा है, अभी कुछ डॉक्टर्स जो है वो 3 मंथ्स के पहले भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बट 3 मंथ्स के बाद जनरली देते हैं या 3 मंथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैल्शियम के नेचुरल सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते। कैल्शियम भी बहुत जरूरी है आपके बच्चे के बोन डेवलपमेंट में, आपके बच्चे के टीथ डेवलपमेंट में, ये सब जरूरी है। ये क्योंकि ये जो शुरू का 3 महीना है, ये शुरू के 3 महीने में ही आपके बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं। तो अगर उसमें शॉर्टेज होती है तो उसके ऑर्गन्स डिफेक्टिव हो सकते हैं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो शुरू का 3 मंथ होता है, यानी कि ये जड़ अगर उसकी मजबूत होगी तो बच्चा भी सही होगा। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो शुरू का 3 महीना है, इसमें अगर आप यानी कि एक जड़ को मजबूत करना है, तो मजबूत करने के लिए आपको सारी चीजें लेनी होगी। तो कैल्शियम की चीजें आप ले सकते हैं। तो अगर आप कैल्शियम के टैबलेट्स आपको नहीं दिया जा रहा है तो आप उसके नेचुरल सोर्सेज को ले सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज में कैल्शियम जैसे मिल्क में मिलता है, डेली आप 1 ग्लास मिल्क पीजिए, आप 2 ग्लास भी पी सकते हैं, एक सुबह एक शाम पी सकते हैं। डेली आप ये लीजिए, मिल्क लीजिए, फिर आप योगर्ट लीजिए। और कैल्शियम बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। पनीर ले सकते हैं, आप चीज ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों में कैल्शियम पाया जा सकता है। उसके अलावा आप सर्च कीजिए कि और किन किन नेचुरल सोर्सेज में जो आप खाते हैं उनमें कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि तो शुरू के 3 महीना अगर आपको कैल्शियम नहीं दिया जा रहा है तो दैट डजंट मीन कि आप कैल्शियम नेचुरल तरीके से नहीं लोगे। तो कैल्शियम आपको नेचुरल तरीके से लेना है। तो पहला आपका हो गया फॉलिक एसिड, दूसरा हो गया आपका प्रोटीन, तीसरा हो गया आपका कैल्शियम। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कैल्शियम की जब बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन की बात आती है, दैट इज विटामिन डी, जो मैंने बहुत सारे सेशंस में कवर किया है। और यहाँ पे मैंने हर बार बोला है कि ये प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है।
तो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी के जो बोन डेवलपमेंट का ये पीरियड है, ये पीरियड सारे ऑर्गन्स बनने का पीरियड है और उसमें बोन डेवलपमेंट का भी पीरियड है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बेबी के बोन में भी वीकनेस आएगी। तो विटामिन डी को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। तो सारे लोग प्लीज ध्यान से सुने कि अपने विटामिन डी लेवल को जरूर से चेक कराएं, और अगर डेफिशिएंसी है तो उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी होगा। तो मैं इस पे स्पेशल फोकस दे रही हूँ कि अपने विटामिन डी लेवल को अर्ली प्रेगनेंसी में चेक कराएं, एकदम अर्ली प्रेगनेंसी में, या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले चेक करा लें, ताकि अगर से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको फौरन आप रिप्लेस कराइए, ताकि इसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर ना पड़े। तो चौथा हो गया आपका विटामिन डी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं आयरन पे। तो आयरन हम शुरू के 3 मंथ्स आयरन की टैबलेट्स पेशेंट्स को नहीं देते हैं। रीजन क्या होता है कि जो जहां तक मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये होता है कि रीजन आयरन टैबलेट्स ना देने का कि बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटी डेवलप होने का खतरा होता है। तो ज्यादातर जहां तक मैं समझ सकती हूँ कि ज्यादातर डॉक्टर्स आपको नहीं देते होंगे आयरन सप्लीमेंट्स। तो आयरन सप्लीमेंट्स, अगर आयरन टैबलेट्स आपको नहीं दिया जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरल सोर्सेज से आयरन नहीं ले सकते। आपको आयरन के नेचुरल सोर्सेज लेने हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको आयरन पाया जाता है, तो आपको आयरन लेना है। आप डेली एक खीरा खा सकते हैं, डेली आप स्पिनिक ले सकते हैं। स्पिनिक को अगेन मैं भूल गई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब साग सब्जियां, ये सारी चीजों में आयरन पाया जाता है। और आप सर्च कर लीजिए कि आपकी अपनी जो डाइट है उसमें आयरन का किस में मिलता है, और उसका सेवन आप बढ़ा दीजिए। तो डेली आपको इन चीजों का सेवन करना है जिसमें ये आयरन भी इंक्लूड हो, जिसमें कैल्शियम भी इंक्लूड हो। तो ये सारी चीजें लेनी है। तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट शुरू के 3 महीना आपके डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट नहीं लिखते हैं। रीजन भी होता है नहीं लिखने का कि बच्चे में एबनॉर्मलिटी आने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए इस खतरे को ध्यान में रखते हुए हम शुरू के 3 मंथ आपको आयरन नहीं लिखते हैं, बट आपको नेचुरल सोर्सेज से आयरन को लेना है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट आ जाता है, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट के फॉर्म में, नेचुरल रिप्लेसमेंट के फॉर्म में हम लेंगे, दैट इज बनाना में मिलता है, एवोकेडो में मिलता है। तो मैग्नीशियम के जो सोर्सेज है उनको भी आपको लेना है। तो अगेन मैं क्विकली बता देती हूँ 3 मैग्नीशियम के सोर्सेज। एक हो गया आपका बनाना में अच्छे खासी मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिलता है, तो आप डेली एक बनाना ले सकते हैं। एप्रिकॉट्स में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। देन एवोकेडो का जिक्र तो मैंने बहुत ज्यादा किया है अपने पीसीओएस पीसीओडी के सेशंस में। एवोकेडो का जिक्र मैंने हमेशा किया है। एवोकेडो आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। अगर आपको ये मिल जाता है तो आप जरूर इसको प्रेगनेंसी में भी लें, क्योंकि आपकी ये प्रेगनेंसी के लिए, आपके पीसीओएस के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जिनको मिल जाता है वो सारे लोग एवोकेडो जरूर इस्तेमाल करें जहां जहां जिनको अवेलेबल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एक आता है विटामिन सी। विटामिन सी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और अगेन आपके बोन एंड टीथ एंड मसल के डेवलपमेंट में ये सहायक होता है। तो विटामिन सी का सेवन भी करना जरूरी है। तो नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी लीजिए। आप सब जानते हैं कि विटामिन सी किस में मिलता है, क्योंकि अभी कोरोना काल में सबने विटामिन सी के रिप्लेसमेंट्स लिए हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स लिए हैं। ऑरेंजेस में पाया जाता है, आपके नींबू में पाया जाता है, बहुत सारी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर आप दवा के फॉर्म में ये नहीं ले, जरूरी नहीं है कि हर चीज आप दवा के फॉर्म में लें, तो आप इसको नेचुरल सोर्सेज के फॉर्म में इन चीजों को रिप्लेस कीजिए। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी आपके किन किन चीजों में, जैसे मोटे मोटे पार्ट में अगर हम बात करें तो एक तो ऑरेंजेस हो गए, दूसरा ब्रोकली में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉबेरी मैंने 2 बार आपको बोला, एक आप विटामिन सी भी मिलता है, फॉलिक एसिड भी मिलता है। तो स्ट्रॉबेरी इज वेरी गुड इन प्रेगनेंसी। तो स्ट्रॉबेरी जिनको मिल जा रही है वो जरूर प्रेगनेंसी में स्ट्रॉबेरी का सेवन करें। तो आपको अपना चार्ट बनाना है इन चीजों से। इस सेशन को अगर आप लोग सारे लोग वॉच कर रहे हो, मैं इसको आप यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी, तो आप सारे लोग ये सारी चीजें सुने, और इस चीज को सुनने के बाद आप अपना प्रेगनेंसी का एक चार्ट बनाइए, और अपने उस चार्ट में हर 1.5 से 2 घंटे के बीच में कुछ कुछ आपको इंक्लूड करना है। यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील जो है आपकी, जरूरी नहीं है कि वो मील हर बार उस मील में आप रोटी शामिल करें या हर बार उस मील में आप चावल शामिल करें, ये जरूरी नहीं है। अगर आप फ्रूट भी ले रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ मील, अगर आप वेजिटेबल ले रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ मील। तो मील, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का मतलब होता है ये सारी चीजें आपके मील में इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें आप अपनी मील में इंक्लूड कीजिए, आप प्रेगनेंसी मील में इंक्लूड कीजिए। लेकिन अगेन
एक साथ नहीं लेना है। आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटे में आप मान लीजिए 8 या 9 घंटा सो रहे हैं, तो उस दौरान उस घंटे को निकालने के बाद आप अपना शेड्यूल बनाइए। एक शेड्यूल बनाइए कि सुबह उठेंगे तो ये खाएंगे, फिर उसके बाद ये खाएंगे, उसके बाद ऐसे। तो आज जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसके हिसाब से अपना खुद का शेड्यूल बनाइए, और ये ध्यान में रखिए कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, आपको ऑयली एंड फैटी चीजें अपनी डाइट से निकालना है। वो ऑयल किसी भी तरीके का ऑयल है, आप चाहे रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, आप चाहे घी यूज कर रहे हैं, चाहे बटर यूज कर रहे हैं, आपको नहीं यूज करना है प्रेगनेंसी में। कोशिश करें उसे निकालने की। तो ये जो आपके ये जो हमारे पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये लड्डूस का और बहुत सारी चीजें होती है, अभी मेरे दिमाग में एकदम से नहीं स्ट्राइक कर रही, तो उस ट्रेडिशन को हमें हटाना है, क्योंकि वो चीजें आपके वेट को बढ़ाएंगी और कुछ नहीं करेंगी। तो हेल्दी चीजें लेना प्रेगनेंसी में मतलब होता है कि आपको हेल्दी चीजें लेना है। ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप बिल्कुल देसी घी के बने हुई चीजें आप लीजिए जिससे कि आपका वेट इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपको अभी तो मुश्किल होगी, उसके बाद में भी मुश्किल होगी कि उसको आप रिड्यूस नहीं कर पाते। तो हमारी दादी नानियों का जो हाल होता है कि उम्र 50 की है लेकिन पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो उठ नहीं पा रहे हैं, तो वो हाल हमें अपना नहीं करना है, क्योंकि वेट एक बार बढ़ जाता है तो फिर उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप सारे लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपको एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेनी है, ना कि आपको पूरा घी और ऑयल और देसी घी ये सारे में पूरा नहा लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके की चीजों से आप सबको बाहर निकलना है, और आपको उनको समझाना है कि प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपको वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी है, ना कि आपको घी में नहला देने। मतलब आपको घी में नहा लें और उस चीज से आपका 20 किलो 30 किलो वजन बढ़ जाए। दोस्तों, ये बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। तो अभी जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, आप हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली जो रिप्लेसमेंट्स या जो सप्लीमेंट्स हैं मेडिसिन के, वो तो हम देते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास लेट आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इस चीज का इंतजार करें, आप अपनी तरफ से ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था मेरा वो इस चीज पे बेस्ड था, और इससे भी इम्पोर्टेंट ऑयली स्पाइसी चीजें छोड़िए, और अगर आप चाय और कॉफी का सेवन करते हैं तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, मैंने पूरा मॉर्निंग सिकनेस पे एक पूरा सेशन किया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब पे जाइए और सेशन को फॉलो कर सकते हैं। जिनको भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, और कोशिश करें कि मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल करें, और सिर्फ वही मेडिसिन इस्तेमाल करें जो आपके लिए और आपके बेबी के लिए जरूरी है। और किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो और आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो डॉक्टर के पास फिर क्या हथियार बचता है? मेडिसिन का। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ पेशेंट को समझाऊं, लेकिन उसमें से आधे पेशेंट समझते हैं, आधे नहीं समझते। तो इन सेशंस के जरिए मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप समझ लोगे तो आपको हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी। तो प्लीज आप समझिए और एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लीजिए, और इन प्रॉब्लम्स के साथ आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, क्योंकि डॉक्टर के पास तो मेडिसिन के हजारों हथियार होते हैं, और हम आपको दे भी देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है आपको देने में कि आप इतनी प्रॉब्लम बताते हो हमें कि आपको समझाने के बावजूद अगर आप दोबारा हमारे पास आ रहे हो तो फिर हमें मेडिसिन मजबूरी में देनी पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा ना करें। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रेगनेंसी में कोशिश ये करें कि आप घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो पिछले सारे सेशंस बहुत सारी चीज़ों पे मैंने कवर किया है, और जो लोग प्रेग्नेंट हैं अभी, वो लोग प्लीज़ मॉर्निंग सिकनेस वाला सेशन मेरा ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, छोटा सा सेशन है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है कि किस तरीके से आप अपने मॉर्निंग सिकनेस को कम कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड होती है वो सारी चीज़ें आपको मिल सके। सो अभी के लिए इतना ही। आगे और भी वीडियो सेशंस के जरिए मैं आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चीज़ें बताती रहूंगी, और अगर आपको लगता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, उस पर कुछ नेचुरल चीज़ें बताऊं, तो आप मुझे भेज सकते हैं वो टॉपिक। तो जिस पे ज़्यादा क्वेरीज आएंगी मैं उस टॉपिक को कवर करूंगी। इसके पहले एक लीन पीसीओएस पे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो मैंने लीन पीसीओएस को कवर किया था, और वो सारे वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, तो आप वहां से जाके सारी चीजें देख सकते हैं। अभी मैं इस पे उसका लिंक वापस से शेयर कर दूंगी। मैं हमेशा फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन सबका लिंक शेयर कर देती हूँ। कोशिश करें आप सबको ज्वाइन कर ले, और जो भी सेशंस नहीं सुन पाते हैं वो उनमें से जाके यूट्यूब पे खास करके जाके वहां पे सारे सेशंस मेरे सुन सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।